का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिड टर्म एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है ये आपका, तो इसे हम करेंगे सॉल्व। तो जो भी मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, तो डिटेल में करेंगे इसको हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट है आपके मिड टर्म प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखिए सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी में से गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ -2x + 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x + 1, तो x क्या है, x बिलोंग्स टू। तो इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व जैसे सिंपल इक्वेशन करते हैं वैसे ही कर लोगे आप, क्योंकि मॉडुलस तो है नहीं यहाँ पे। मॉडुलस में थोड़ा सा रूल्स होते हैं, बट यहाँ सिंपल इक्वेशन है, तो इससे पहले आप सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो x वाले के पास लाएंगे तो ये +x है, यहाँ के -x हो जाएगा। उसके बाद ये नंबर के पास जाएगा तो ये प्लस है, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। इधर वाले का साइन चेंज नहीं करेंगे, 1 - 1 0। अब ये x नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का। अब देखो जब भी x में माइनस साइन होता है, x के साथ अगर कोई माइनस मल्टीप्लाई में होगा तो इनइक्वालिटी का रूल कहता है कि अगर मैं इस माइनस को अगर हटाना चाहती हूँ तो मैं माइनस से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, है ना। तो जब भी इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स। तो इसमें हम कब, जब x के साथ कोई माइनस मल्टीप्लाई में होता है तो हम मल्टीप्लाई को हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का रूल क्या कहता है कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपको पता है 3 क्या है, ग्रेटर देन 2 है ना, ये है ना, 3 ग्रेटर देन 2 होता है। बट अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे -3, और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब बताओ बड़ा कौन सा है, -3 और -2 में से। तो माइनस का रूल क्या कहता है, माइनस वाला छोटा नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है, समझ गए। तो जब भी हम अगर इनइक्वालिटी का साइन है 3 ग्रेटर देन 2 है, बट जब मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो उल्टा हो गया ना, तो -2 बड़ा हो जाएगा -3 से। तो वही रूल, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे -1 से तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ x का यहाँ से माइनस हटा, 0 पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, है ना। तो x की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, लेस आ रही है, और इक्वल भी आ सकती है। तो यानी इसका मतलब 0 से लेस और इक्वल। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे देखूँ, नंबर लाइन क्या होती है आपकी, -∞ से +∞ पे। ये 0 यहाँ पे एक नंबर ले लो, तो देखो 0 से कम है ना x, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा सारा। और इक्वल का साइन भी है तो 0 भी इंक्लूडेड होगा। अगर इक्वल का साइन है तो 0 क्या होगा, इंक्लूडेड होगा ना। इक्वल का साइन है ना क्वेश्चन में, हाँ, तो 0 इंक्लूडेड होना चाहिए। 0 से -∞, बी ऑप्शन होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन, 0 इंक्लूडेड। तो यहाँ पे अगर इंक्लूडेड है, इक्वल का साइन लगा है तो 0 को आप लोगे, और 0 से ये 0 के से छोटा मतलब छोटा मतलब लेफ्ट साइड पे शेडेड करोगे। तो 0 से -∞, और 0 पे क्योंकि इक्वल है तो इसलिए इसको क्लोज इंटरवल पे लगाना, और -∞ तो ओपन इंटरवल पे ही होता है। तो 0 से -∞, ऑप्शन बी है। देखो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 0 से -∞। तो आई होप इनइक्वालिटी का ये रूल आपको समझ आ गया होगा। जब भी x पे माइनस मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हटाने के लिए हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। और ये आप नंबर लाइन पे चेक कर लेना, 0 से लेस का मतलब इधर चला जाएगा, और 0 पे इक्वल का साइन है ना यहाँ पे, तो इसलिए ओपन इंटरवल नहीं लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन
द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स है आपका x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो जब भी किसी p बाई क्यू टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें डोमेन पूछिए, डोमेन का मतलब x होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब आपको x निकालना होता है। डोमेन मतलब x और रेंज मतलब y होती है, ठीक है। रेंज का मतलब y मतलब एफ एक्स, है ना। और डोमेन बोले तो x की क्या वैल्यू होगी इस फंक्शन के लिए। अब ये फंक्शन रेशनल है p बाई क्यू फॉर्म में, तो आपको रेशनल फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो भी डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी रेशनल नंबर में x के लिए क्या कंडीशन रहेगी कि जो इसका डिनोमिनेटर है, क्योंकि वो रेशनल नंबर फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अगर मेरे को कंडीशन लेनी है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो मेरे को ये डिनोमिनेटर पूरा जो है इसको नॉट इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 का मतलब क्या होता है? इसका प्रॉपर्टी लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है नहीं, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आइडेंटिटी तो आती होगी आपको, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, ये जीरो नहीं होना चाहिए पूरा। यानी यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएगी, माइनस है तो ये प्लस 4 आ जाएगा और प्लस है तो माइनस 4। यानी कि अगर मैं एक्स की जगह यहाँ 4 रखती ना तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 ये जीरो बन जाता, तो ये रेशनल नंबर डिफाइन नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं माइनस 4 रखती तब भी देखो माइनस 4 का स्क्वायर तो प्लस का 16 आता और फिर माइनस 16, तो ये भी जीरो बन जाता। यानी ना तो एक्स 4 होना चाहिए और ना ही माइनस 4 होना चाहिए। यानी कि मैं जो डोमेन है ना एक्स, डोमेन मतलब एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ ये दो नंबर को छोड़ के। ये दो नंबर का सेट जो है ये नहीं होना चाहिए। इन दो नंबर को ब्रैकेट में मत लेना। ब्रैकेट का मतलब तो फिर पता है क्या हो जाता है? ब्रैकेट में अगर आप ले लोगे माइनस 4 से 4, तो इसका मतलब तो होता है माइनस 4 से 4 के अंदर जितने भी आ रहे हैं, माइनस 4 से लेके 4 तक के अंदर जितने भी आ रहे हैं, तो ये तो तब इसका मतलब तो ये होता। इसलिए हमें ये दो ही नंबर नहीं लेने ना, तो इन दो नंबर को आप सेट में दिखाओगे, ब्रैकेट में मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो इंटरवल होता है कि माइनस 4 से लेके 4 तक सारे नंबर, जबकि हमें सिर्फ ये दो नंबर नहीं लेने, और कोई भी नंबर ले सकते हो। तो एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिर्फ ये दो नंबर्स को छोड़ के। तो ये दो नंबर्स को आप सेट के अंदर दिखा दोगे, तो ये इसका आंसर होगा। तो जब भी आपको रेशनल नंबर दिखेगा तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू देख लो कि कहाँ कहाँ पे जीरो बन रही है, तो ये दो नंबर्स को छोड़ के एनी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। या तो आप इसको एक और तरीके से दिखा सकते हो, देखो एक्स का 4 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, 4 इंक्लूडेड नहीं है। फिर 4 से लेके, सॉरी यहाँ माइनस 4 तक, इसमें भी 4 इंक्लूडेड नहीं है। और फिर 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो ऐसे भी दिखा सकते थे आप इसको, लेकिन ये बहुत लंबा पड़ जाता है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। माइनस इन्फिनिटी से -4 जिसमें -4 इंक्लूडेड नहीं है, सारे लेने हैं। फिर यूनियन, फिर -4 से 4 पे सारे लेने हैं, सिर्फ -4 और 4 को इंक्लूडेड नहीं करना। देखो इंक्लूडेड नहीं किया यानी ओपन ब्रैकेट लगानी है। -4 से 4 के बीच में सारे ले सकते हो, और -4 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में भी सारे ले सकते हो, और 4 से इन्फिनिटी इसमें भी 4 इंक्लूडेड नहीं करना। तो ये भी लिख सकते थे आप, बट हम ऐसे इजीली लिख देंगे, सारे रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट ये दो नंबर्स को छोड़कर, ठीक है। तो ये आंसर डी ऑप्शन है क्वेश्चन सेकंड का। क्वेश्चन सेकंड का आंसर डी ऑप्शन है, ठीक है। एनी रियल नंबर हो सकता है एक्स या डोमेन, सिर्फ इन दो नंबर्स को छोड़कर। तो आई होप डोमेन का रेशनल वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक में और भी PYQs की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक ज़रूर कर लीजिए। जितने अच्छी तरीके से आप प्लेलिस्ट को करोगे, प्लेलिस्ट के PYQs को करोगे, बहुत डिटेल सोल्यूशन कराए गए, तो आप उसे अच्छी तरह से करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे अच्छी तरीके से, और आप अपना पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे वो मिड टर्म हो या एनुअल एग्ज़ाम हो। चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है प्लेलिस्ट का। इफ़ f(x) इक्वल टू x माइनस 1/x एंड x नॉट इक्वल टू 0, आपको फाइंड करना है f(x) प्लस f(1/x), और वो फाइंड करना है आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको f(x) दिया हुआ है x माइनस 1/x। कंडीशन क्या है? x 0 नहीं होना चाहिए, वो तो हमें पता ही है कि अगर मैं देखो x का एलसीएम लूँ तो x आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन। तो x अगर 0 कर दिया तो वो रेशनल नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ये कंडीशन उन्होंने पहले ही दे दी है। अब हमको f(x) दिया है, हमको क्वेश्चन में निकालना क्या, f(x) प्लस f(1/x).
तो f1/x का मतलब क्या होता है, देखो f1/x कुछ नहीं होता, fx में ना x को रिप्लेस करना है 1/x से, बस इतना मतलब होता है इसका। तो fx तो हमें दे रखा है ये पूरा, तो fx की जगह तो हमने ये लिख दिया। अब f1/x fx से ही बन जाएगा, जहाँ पे x है ना उसको हमने 1/x किया है, तो यहाँ x है तो इसको 1/x कर दो, और ये 1/x है तो 1 तो ऊपर एज इट इज़, और x की जगह क्या कर दिया हमने 1/x। अब ये 1/x डिवाइड हो रहा ना ये वाला रेशनल नंबर, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपको पता है ना जब भी कोई नंबर डिवाइड होता है तो जो डिनोमिनेटर वाला रेशनल नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/x है तो x/1, और यहाँ तो 1 है तो 1 लिखने की खास जरूरत नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके x ही मिलेगा। अब देखो ये माइनस का x और ये प्लस का x कट जाएगा, और ये माइनस का 1/x, ये प्लस का ये भी कट जाएगा, कट गए सारे तो 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता, f1/x बोला तो ये fx में x को रिप्लेस करना होता है, x की जगह 1/x रखना, इस x की जगह रखूँगी तो 1/x, और इस 1/x की जगह रखूँगी तो x बन जाएगा, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अगर ये मान लो बोलते f2x निकालो तो कैसे निकालते, ये fx को ही देखो, x की जगह 2x रख दो, फिर माइनस, फिर x आ गया तो 2x रख दो। तो जहाँ fx अगर पता हो और f2x निकालना हो तो कुछ नहीं करना, x को रिप्लेस करना होता है इस नंबर से। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर 0 आएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़रूर चेक करना, डिटेल सोल्यूशन डाले हुए PYQs के, मिड टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनुअल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है, तो आप ज़रूर चेक करना उसे। और सिर्फ देखना नहीं है, अपने आप उनको समझ के फिर से करना, अपने नोटबुक और पेन के साथ अपने आप ट्राई करना है उन क्वेश्चंस को। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, देखो ये भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बट ये देखो इनइक्वालिटी में रेशनल वाला इनइक्वालिटी है, रेशनल वाली इनइक्वालिटी को ध्यान से समझ लीजिए। इफ़ 1/x ग्रेटर देन 1 देन x बिलोंग्स टू, x निकालना है, x का मतलब डोमेन ही निकालना है आपको, बट आपको अब की बार इनइक्वालिटी में निकालना है। तो यहाँ पे जब भी इनइक्वालिटी रेशनल नंबर वाली होती है तो एक बात ध्यान रखना, देखो इसको आप ऐसे ही मत कर देना, ऐसे कर दोगे कि ये 1/x है तो x निकालने के लिए मैं इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो ये x, अब ये 1/1 है तो ये आपका 1/1 का अल्टा 1, तो आप कहीं ये कहो कि ये आंसर इसका नहीं, तब तो इस हिसाब से तो आंसर क्या आ जाना चाहिए था 1 से ग्रेटर का मतलब 1 से ग्रेटर का मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी। आप आंसर क्या लिख देते 1 से इन्फिनिटी, 1 इंक्लूडेड नहीं है ना, इसके हिसाब से तो ये आंसर लिख देते कि 1 से इन्फिनिटी जिसमें 1 तो इंक्लूडेड नहीं है ना, तो ये आंसर हो जाना था। नहीं, आपको क्या करना होता है जब भी रेशनल वाली इनइक्वालिटी आती है तो हमें ये सिंपल सा, ये नहीं कि इसको उल्टा करके आंसर निकल जाएगा, हमें क्या करना होता है इस x के लिए मतलब पूरे नंबर्स को पहले एक तरफ लाओ, फिर x के लिए ना एक वैल्यूज़ निकालोगे, नंबर्स निकालोगे। तो पहले तो ये 1 है यहाँ पे, तो इस 1 को पहले यहाँ ले आओ, देखो यहाँ पे ये +1 है तो ये यहाँ आएगा, तो ये माइनस इधर से इधर आएगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, साइन तो एज इट इज़ रहेगा, x पे थोड़ी ना माइनस लगाया, अगर x पे माइनस लगा देती या माइनस हटा देती तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। अभी तो मैंने जस्ट इस नंबर को यहाँ लेके आई हूँ, तो ये प्लस था यहाँ के माइनस हो गया, इनइक्वालिटी ऐसी रहेगी। फिर इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम नीचे x और 1 का x आ जाएगा। अब ये अलग अलग है तो ये 1 1 जा 1 यहाँ आ जाएगा और x 1 जा x यहाँ आ जाएगा। अब ये आगे 1 - x/x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से आप क्या करते हो, देखो इनइक्वालिटी में जब भी नीचे x आ जाए, कुछ भी नंबर मतलब x की फॉर्म में आ जाए ना, तो इस x मुझे क्या दिख रहा है, ये पूरा ना ग्रेटर देन 0 है। अब ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या पता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो तभी ये पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर कब मिलेगा मुझको, जब ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, है ना, या फिर ये पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, समझ आ गया। तो उसमें मुझे न्यूमरेटर भी देखना पड़ रहा है और डिनोमिनेटर भी देखना पड़ रहा है। अगर मुझे इसको पूरे को पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूँगी, मुझे सिर्फ न्यूमरेटर ही देखना पड़े, इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस डिनोमिनेटर को ना पॉजिटिव कर दूँगी। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगी कि इसको ना स्क्वायर फॉर्म में ले आऊँगी। तो स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना नीचे, तो अगर मैं नीचे करूँगी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जब भी आपको रेशनल वाली इनइक्वालिटी आए तो आप ये जो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन है ना इसे हटा दिया करो, यानी कि इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसका स्क्वायर कर दिया करो। इसका स्क्वायर करने के लिए इसी सेम इससे ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना वही चीज़। तो इससे क्या होगा, x² तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको ऊपर वाले को देखने की ज़रूरत है। तो अब मेरे को सिर्फ इसको देखना है, तो x 1 - x
कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है ना। अब यहाँ से मैंने x के लिए 2 वैल्यू निकाली, ये मल्टीप्लाई में ना फैक्टर है, ये एक x तो 0 होगा, x ग्रेटर देन 0, या फिर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। बट इजी तरीका क्या है कि x के लिए ना मैंने 2 वैल्यू निकाली, एक 0 और एक, अभी मैं इसको इस साइन को ना देख के सिर्फ इस 0 और इसको देखती हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल इसको, इसके ग्रेटर देन के साइन को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम इसके ग्रेटर देन साइन को देखेंगे तो या तो ये दोनों 0 से कम होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, या ये दोनों 0 से ज़्यादा होने चाहिए। तो फिलहाल मैं इसके इनइक्वालिटी को नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करूँगी। तो यानी कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए इक्वल मान लेती हूँ, या तो x 0 होगा या फिर x कितना होगा। Sorry, who do you want to call? तो हम अगर इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे पहले x की 2 वैल्यू निकालूंगी। एक बार x 0 आएगा और एक बार 1 माइनस एक्स को सॉल्व करूँगी तो x कितना आएगा 1। अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको इक्वल लगा लो, क्योंकि हमें नंबर लाइन से ही सॉल्व करना है इसको। तो ये इक्वल में x कितना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो फिर बहुत सारी कंडीशन बनानी पड़ेगी, इसे पॉजिटिव इसे भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, या फिर इसे नेगेटिव इसे भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके बहुत लंबा हो जाएगा, नंबर लाइन से थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो हमने क्या करा, इस हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आई, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को तो पॉजिटिव कर दिया। अब मुझे सिर्फ न्यूमरेटर को देखना था, तो मैंने यहाँ से न्यूमरेटर को ये वाली कंडीशन पर रखा और मैंने यहाँ से x की 2 वैल्यू निकाली, एक x 0 है और एक 1 माइनस एक्स को अगर 0 के इक्वल रखती हूँ तो x 1 आ जाएगा। अब देखो ये 0 और 1 पे मेरे को इस नंबर लाइन को क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। ये पूरी नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे कहाँ पे ब्रेक हुआ पॉइंट, एक तो 0 x 0 पे और एक 1 पे। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक 0 और एक 1, तो 0 और 1। अब मेरे को क्या करना होता है, मुझे ना x की वैल्यू एक तो 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू लेके देखनी पड़ेगी, या फिर एक 0 से 1 के बीच में, या 1 से इन्फिनिटी के बीच में। यानी कि 3 इंटरवल बन रहे हैं हमारे, 0 से माइनस इन्फिनिटी, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। अब हम ना कोई इस इंटरवल का कोई एक नंबर लेके देखेंगे, उसको इस वाले में, ये जो इक्वेशन मिली है मेरे को, इसमें रख के देखेंगे कि ऐसे देखेंगे कि क्या ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये वाला इंटरवल पे कोई एक नंबर लिया, 0 से माइनस इन्फिनिटी के अंदर क्या आता है, -1 आता है ना। 0 से माइनस इन्फिनिटी वाले इंटरवल में -1 आएगा। तो -1 अगर आएगा तो मैं अगर -1 यहाँ रखती हूँ, इस पूरे, ये जो मुझे यहाँ से, क्योंकि मुझे अब इस पूरे कंडीशन को नहीं देखना, मुझे सिर्फ ये वाली कंडीशन को देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू इस इंटरवल के हिसाब से -1 रखती हूँ, तो x देखो -1 रखा, तो ये x तो -1 और 1 में से माइनस किया -1, 1 में से माइनस किया -1, तो +1 हो जाएगा। तो ये 1 + 1 2, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये नेगेटिव आ रहा है और ये रिजल्ट कितना आ रहा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। अब ऐसे ही इस इंटरवल को देखो, 0 से 1, 0 से 1 में मैं मान लो हाफ एक नंबर ले लेती हूँ। 0 से 1 के बीच में क्या आता है, हाफ आता है। तो अगर मैंने हाफ यहाँ लिया तो हाफ ये पॉजिटिव है, और 1 माइनस हाफ वो भी हाफ आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि 2 पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। सेम ऐसी 1 से इन्फिनिटी के अंदर कोई नंबर लो, 2 ले लो, तो 2 यहाँ पे रखा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे 2 रखती हूँ तो 1 - 2 तो नेगेटिव आ जाएगा ना, 1 - 2 तो -1 आ जाएगा। यानी कि एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है, तो वो ओवरऑल क्या कर देगा, प्रोडक्ट करके नेगेटिव बन जाएगा। समझ आ गया। तो यानी कि इस इंटरवल पे मुझे नेगेटिव मिल रहा है, इस इंटरवल पे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है और इस इंटरवल पे मुझे नेगेटिव मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें इक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन था, तो 1 को पहले यहाँ ला के x के लिए सॉल्व करना था। ये हमने सॉल्व किया। तो हमें जब भी रेशनल वाली इनइक्वालिटी होती है तो इस नीचे वाले x को हटाने के लिए इसको पॉजिटिव करना होता है, तो स्क्वायर बना दिया, तो
एक एक्स से नीचे मल्टीप्लाई किया स्क्वायर बनाने के लिए तो ऊपर भी किया। अब इसको देखने की जरूरत नहीं, जस्ट इसको देखने की जरूरत है। इसको हमने देखा, ये फाइनल इनइक्वालिटी हमें मिली। इससे हमने एक्स की दो वैल्यूज़ निकाली, 0 और 1। 0 और 1 को हमने इस नंबर लाइन पे रखा। फिर हमने इस 3 इंटरवल्स में से एक एक नंबर लेके देखा। इस वाले इंटरवल में मैंने एक नंबर -1 लेके देखा, आप जरूर नहीं -2 भी लेके देख लो। तो -1 लेके देखा और इस पर रख के देखा ना उस वैल्यू को, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्रोडक्ट में आया तो नेगेटिव मिला मुझे फाइनल। ये वाले में पॉजिटिव मिला और ये वाले में नेगेटिव मिला। और मुझे कौन सा वाला रूल देखना है, देखो ये ग्रेटर देन का साइन है ना, तो यानी कि मुझे पॉजिटिव वाला लेना है इंटरवल, तो मुझे ये वाला इंटरवल चाहिए क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन है। अगर यहाँ लेस देन का साइन होता तो फिर मैं ये वाला और ये वाला इंटरवल लेती। अगर ये वाला साइन ऐसे होता ना इनइक्वालिटी का, तो फिर मुझे ये वाला इंटरवल और ये वाला लेना पड़ता। अभी तो ग्रेटर देन का यानी पॉजिटिव वाला लेना है, तो ये है ना पॉजिटिव वाला। तो यानी कि x की वैल्यू 0 से 1 होगी, और 0 से 1 में भी देखो यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं है ना नीचे इनइक्वालिटी में, तो 0 भी इंक्लूडेड नहीं है और 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 से 1 आंसर होगा इसका। तो आई होप मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया कैसे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने हैं फ्रैक्शन वाली। तो जिस बच्चे को ये समझ आ गई है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे हम फ्रैक्शन वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन वाली इनइक्वालिटी में सबसे पहले नीचे वाले एक्स को हटाने के लिए इसको स्क्वायर बनाओ। इससे आपको जस्ट ऊपर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऊपर वाले को अगर आप कंडीशंस लोगे केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप नंबर लाइन की हेल्प से क्या करो, इसे नंबर लाइन में पहले एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और फिर इससे इंटरवल बन जाएंगे, एक ये एक ये एक ये। उसके बाद आप इस इंटरवल का कोई एक पॉइंट लेके देखो, इस वाले में रख के देखो उसे, तो आपको नेगेटिव मिल रहा है। इस वाले का कोई एक पॉइंट इस पे रख के देखा तो पॉजिटिव मिल रहा है। इस वाले का कोई पॉइंट इस पे रखा तो मुझे नेगेटिव मिला। मुझे तो कैसा चाहिए, ग्रेटर देन वाला चाहिए, यानी कि मेरे को ये वाला इंटरवल चाहिए क्योंकि इसी पे तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये इधर होता साइन तो फिर मेरा आंसर 0 से -∞ यूनियन 1 से इन्फिनिटी आता, तब ये आता। अभी फिलहाल क्या आएगा, 0 से 1। और देखो यहाँ इक्वल नहीं है ना, नीचे यहाँ इक्वल नहीं है ना, तो 0 भी इंक्लूडेड नहीं है 1 भी, बस इसके अंदर के जितने भी नंबर है वो सारे इंक्लूडेड है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से इन्फिनिटी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आंसर कब होता, जब ये लेस देन का साइन होता। यहाँ पे क्या होता है, लेस देन, तब ये आंसर होता। समझ आ गया। सी कब होता है, जब ये लेस देन का साइन होता है इस इनइक्वालिटी में। अभी आपका ग्रेटर देन है तो 1 से इन्फिनिटी आंसर है। बी, ए ऑप्शन इसका आंसर है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, आपको ऐसे ही डिटेल कंसेप्ट समझने को मिलेंगे, तो ज़रूर चेक करना। तो इनइक्वालिटी का रेशनल वाला आई होप सब बच्चों को समझ आ गया हो, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ए सेट के 7 है, नंबर बी सेट के 3 है, मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर होंगे। तो देखो जब भी ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम पूछा जाता है ना, तो मैक्सिमम में मतलब एक सेट 7 है और एक सेट 3 है, तो यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए और बी में कॉमन। ए और बी में कॉमन, देखो ए और बी में कॉमन बड़ा सेट तो हो नहीं सकता, ये तो बड़ा सेट है, तो ए और बी में कॉमन मैक्सिमम क्या हो सकता है, छोटा वाला सेट। तो छोटा वाला सेट कौन सा है, यानी कि इसका मतलब ए और बी का कॉमन मैक्सिमम कब होगा, जब पूरा बी सेट ना ए के अंदर आ रहा होगा। यानी कि जो सबसेट होगा ना वही मैक्सिमम होगा इंटरसेक्शन का या कॉमन का। मैक्सिमम क्या होगा, जो सबसेट होगा। अब यहाँ पे ए बड़ा सेट है और बी छोटा सेट है ना, तो ए बी का सबसेट थोड़ी ना है, बी ए का सबसेट है। बी अगर ए का सबसेट होगा तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना आएगा, बी के बराबर आएगा। समझ आ गया। तो बी अगर सबसेट ऑफ ए है तो मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, सबसेट के बराबर होगा। यानी कि मैक्सिमम इसके अंदर कितने नंबर हो सकते हैं, जितने छोटे सेट के अंदर नंबर है, तो 3। ठीक है। और मिनिमम बोलेंगे तो मिनिमम 0 होते हैं। मिनिमम कितना हो सकता है इंटरसेक्शन का, 0 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया, छोटा सेट 3 है ना, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। 5th का आंसर आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी आपको चेक करना है कौन सी कंडीशन यहाँ पे ठीक है। तो यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल बोल दिया। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके जो मॉड्यूलस होंगे,
देखो Z1 अगर Z2 के इक्वल है तो उनके जो मॉडुलस होंगे, यानी कि इसका मॉडुलस समझते हो ना, कि इसका किसी भी Z कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। अगर Z मेरा A प्लस आयोटा B है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बना है, एक रियल पार्ट से और एक इमेजिनरी पार्ट से, तो अगर Z मेरा A प्लस आयोटा B है तो इसका मॉडुलस कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसके इमेजिनरी वाले B का स्क्वायर कर दो और फिर रूट कर दो। आयोटा का स्क्वायर मत करना, A रियल पार्ट का जो A है और इमेजिनरी का B है उसका स्क्वायर करके प्लस करके रूट, तो ये मॉडुलस Z होता है। तो अगर कोई Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके जो मॉडुलस होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, तो इस पर भी मॉडुलस का साइन लगा दिया, इस पर भी लगा दिया। अब मॉडुलस A प्लस आयोटा B अभी मैंने बताया कैसे निकलेगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अंडर रूट। C प्लस आयोटा D का मॉडुलस भी कैसे निकलेगा, C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर का अंडर रूट। रूट से रूट कट गया क्योंकि स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों साइड से रूट हट जाएगा। अब ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यानी ऑप्शन C इसका आंसर होगा। मॉडुलस समझ आ गया होगा। जैसे मान लो 2 प्लस 3 आयोटा है, इस Z है ये मेरा, तो इसका मॉडुलस कैसे आएगा, मॉडुलस Z 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 का स्क्वायर कर दो और फिर जो भी आएगा उसका रूट कर दो, तो इससे मॉडुलस Z निकल जाता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर कॉन्जुगेट Z पूछ ले तो कॉन्जुगेट Z में ऐसा साइन होता है, देखो जब ऐसा साइन लगा होगा तो इसका मतलब कॉन्जुगेट, और अगर ऐसा साइन लगा होगा तो मॉडुलस। तो जब कॉन्जुगेट पूछ ले तो कुछ नहीं करना होता, रियल को तो एज इट इज़ रखो, बस ये जो इमेजिनरी वाला है ना इसका साइन चेंज कर दो। रियल जैसा है साइन वैसा ही रखना है, इमेजिनरी वाला अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, रियल का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये कॉन्जुगेट होता है, इस तरीके से आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4, इस ब्रैकेट का मतलब जो होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x निकालना है आपको। तो देखो यहाँ पे मेरे को कई बार तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देते हैं, तो उसे हम पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो फिर ये फाइनल ये निकल के आता है। बट यहाँ पे इन्होंने सीधा हमें फैक्टर बना के दे दिया, मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 और एक फैक्टर ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 4 इक्वल टू 0 है और x निकालना है। तो यहाँ से पहले मैं इस फैक्टर, ये एक फैक्टर है ये एक फैक्टर है, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x को निकाल लेते हैं। देखो एक बार ये अगर 0 कर दूंगी तो ये 3 आ जाएगा और फिर एक बार ये 0 कर दूंगी तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो y है ये पूरा फंक्शन ही तो था ना, तो ये मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 3 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। अब ये आंसर 3 कब आया होगा, ये आंसर 3 कब आया होगा जब x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में रही होगी। ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है आंसर, जो इसका रेंज होता है ना, रेंज y मतलब रेंज, जो इसकी रेंज होती है ग्रेटेस्ट फंक्शन की, वो हमेशा किस इंटीजर वैल्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, इंटीजर z के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई पॉइंट वाला या फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं हो सकता। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का आंसर पूछूं तो 3 ही मिलेगा, बट अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 का आंसर मिलूँ तब भी मुझे 3 ही मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.9 का अगर मैं आंसर दूं तो भी मुझे 3 ही मिलेगा। हाँ, अगर 4 आ गया तो फिर उसका आंसर मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3.2 का आंसर भी 3, 3.9 का भी आंसर 3, यानी कि कहाँ से कहाँ तक का मुझे 3 आंसर मिलेगा, 3 से लेके 3 इंक्लूडेड है, 3 का से लेके 4, बट 4 पे 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो मुझे ये 3 कब कब मिलेगा, जब ये 3 से लेके कहाँ तक होगा, 4 के जस्ट थोड़ा सा पीछे, बट 4 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो ये 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर मुझे 3 कब कब मिलेगा, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आंसर मिला है मेरे को, वो आंसर कब कब मिलेगा, जब मेरे x की वैल्यू 3 से 4 के अंदर कहीं भी हो सकती है, बट 4 नहीं होनी चाहिए, इसलिए 4 पे ओपन इंटरवल लगाना है। ऐसी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आंसर कब कब देगा, जब x की वैल्यू x बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, 4 कब मिलेगा, जब 4 से शुरू हो और 5 तक हो, बट 5 इंक्लूडेड ना हो। ठीक है, तो ये याद रखा करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कब मिलेगा, जब x जो होगा 3 से 4 तक होगा बट 4 नहीं होगा, और 4 कब मिलेगा, जब 4 से 5 होगा बट 5 नहीं होगा। तो यानी कि x की वैल्यू 3 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक हुई, इस पूरे के लिए x की वैल्यू 3 से लेके 5 तक हुई ना, तो 3 इंक्लूडेड से लेके 5, देखो 5 पे तो ओपन था ना, तो ये आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये लाना है तो x क्या होना चाहिए, अगर ये लाना है तो क्या होना चाहिए, बट ये दोनों लाने हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेना पड़ेगा ना, इस पर 3 इंक्लूडेड है बट 5 नहीं है, तो यानी 3 से 5 में सारे ले सकते हो, बट 3 इंक्लूडेड करना, 5 ओपन में रखना, यानी 5 को इंक्लूड नहीं करना। तो इसका आंसर आपका
3 से 5, ये देखो ये ब्रैकेट्स की बहुत ज़रूरत इंपॉर्टेंस होती है। ये 3 इंक्लूडेड है बट 5 ओपन है। बी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ x माइनस वाई कॉमा वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0,2, तो 2x प्लस 3y निकालना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपका देखो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ ना, एक 0,2 और एक ये ऑर्डर्ड पेयर, जो हमारा रिलेशन वाला चैप्टर है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा होगा आपने। यानी कि जब भी कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ए और बी किसी 2 और 3 के बराबर है, तो इसका जो x है ये इसके x के बराबर हो जाता है, और इसका जो y वाला है वो y वाले के बराबर हो जाता है ना। ये तो होता है, कोई भी अगर ऑर्डर पेयर किसी ऑर्डर पेयर के इक्वल है तो यानी कि इसका x वाला x वाले के इक्वल, y वाला y वाले के। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें देखो ये ब्रैकेट में नहीं है, ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में है, ये ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है इसका। ये ऑर्डर्ड, ये वाला x पूरा और ये वाला y, ये एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, या ए बी का मान लो। तो ये ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर है, ये इसके बराबर है। तो ये ए पूरा ये है और ये बी है, तो ये ए वाला ए वाले के इक्वल और बी वाला बी वाले के इक्वल है ना। तो ये वाला इसके इक्वल कर दो और ये वाला इसके इक्वल कर दो। तो इससे दो इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये है ना। अब ये दूसरी इक्वेशन को भी यहाँ ले आओ। अब एलिमिनेशन तो लगाना आता ही होगा आपको। माइनस वाई से प्लस वाई कट गया तो एक्स और एक्स प्लस हो गए है ना, प्लस 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 और इक्वल टू 2। तो x निकल के आ जाएगा 2/2 यानी 1। अब x की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। मैंने 1 में रख दिया है, इसमें रख दो। x की जगह 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया। आपको तो ये निकालना है 2x प्लस 3y। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 रख दोगे तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी 5 आंसर आ जाएगा इसका। तो जब भी ऑर्डर्ड पेयर बना के दे तो इसका आगे वाला इसके आगे वाले के इक्वल और इसका ये वाला इसके इक्वल, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है ना। इसका आंसर 5 आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इफ़ ए दिया है 2 3 4 5 का एक सेट और बी दिया है 3 5 7 9 का सेट। आपको बोला ए यूनियन बी माइनस बी माइनस ए निकालो। तो इसके लिए आपको यूनियन भी निकालना आना चाहिए और बी माइनस ए भी निकालना आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। ए सेट भी गिवन है, बी सेट भी गिवन है। अगर ए यूनियन बी निकालना है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी में सारा ले लो, बस जो रिपीटेड हुआ है वो मत लेना। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के पूरा। तो ए और बी में 2 3 4 5 3 5 7 9, तो सबको मिला दूंगी तो 3 5 तो रिपीटेड है ना, तो रिपीटेड मत करना। तो 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे। अब 3 और 5 दोबारा आया है तो उसको दो बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। 3 5 ले लिया ना मैंने, 3 5 को दोबारा नहीं लूँगी, बस 7 9। तो यूनियन का मतलब ए और बी में पूरा ले लो, बस जो रिपीटेड है उसे दोबारा मत लिखना, एक बार लिख दो, दोबारा मत लिखना। तो 2 3 4 5 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 5 दोबारा आ गया तो ये ना लिख के इसके साथ ये और लिख दूंगी। तो दोनों को मिला के पूरा यूनियन का मतलब। और बी माइनस ए का मतलब मैं आपको बताऊंगी। देखो बी माइनस ए का मतलब होता है बी के अंदर, बी क्या है मेरे पास 3 5 7 9, बी क्या है 3 5 7 9। अब बी के अंदर अगर ए वाले कुछ आए हैं तो उनको हटाना है आपको। बी माइनस ए का मतलब बी लिख दो पहले और उसमें से ए वाले हटा दो। ए वाले कौन कौन से आए, 2 3 4 5 3 और 5 ए वाले में थे ना, तो ये हट जाएंगे, तो ये बचेगा। अगर ए माइनस बी बोलते तो पहले आप ए सेट को लिखते, उसमें से बी वाले हटाते, यानी ये, तब आंसर क्या मिलता है 2 4। अभी बी माइनस ए तो बी में से हटाओगे तो बचा क्या 7 9। तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा 7 9। अब आपको देखो इसमें से और इसमें से माइनस करना है। अब की बार ये आ गया है तो इसको तो ऐसे ही रखोगे। इसमें ये वाले जो कुछ ये वाला सेट जो आए हुए हैं उसको हटा दो। ये और ये आया है ना 7 और 9, तो इसको हटा दो, तो ये जो बचेगा ये लिख दोगे। तो देखो ये वापस मुझे ए ही तो मिल गया, तो यानी या तो ये आंसर है या ए,
ये ए ही की तो बराबर है, या तो ऑप्शन में ये होगा या ये होगा। देखो क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में आपका 2 3 4 5 दिया हुआ है, 2 3 4 5, यानी ऑप्शन बी आपका है ना, ऑप्शन बी आंसर है। मतलब इसको कई क्या पता ए फॉर्म में दे देते, बट आंसर ऑप्शन बी में मिल रहा है ना, ये रहा, ये वाला दिया हुआ है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो माइनस करने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। यूनियन तो आई होप सबको ही आता होगा कि दोनों को मिक्स कर, दोनों को मिलाना होता है, बट रिपीटेड नहीं करना होता। बट बी माइनस ए का मतलब बी को लिखो और ए वाले हटाओ जो बचेंगे। ऐसी अगर ये इसमें से ए माइनस करना है तो इसको तो देखो, इसमें ये वाले जो आए उसको हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 10, ये देखो अभी यहाँ पे मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो मैं बहुत डिटेल में समझाती हूँ, और आपको इसे समझना है, अच्छी तरीके से समझना है। जब भी मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी आएगी तो आपको कैसे करना है, इसके कुछ रूल्स होते हैं इनइक्वालिटी के, तो उसे आप समझ लीजिए। तो देखो यहाँ पे आपको बोला है कि मॉडुलस x-2 ग्रेटर देन -3, तो आपको पूछा है कि x क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ये सिंपल होता ना, अगर इसमें मॉडुलस नहीं लगा होता तब तो मैं क्या करती, सिर्फ x के लिए सॉल्व कर देती। तब तो क्या करती, ये -2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x ग्रेटर देन ये माइनस प्लस माइनस, तब तो ये आंसर आ जाता मेरा -1 से ग्रेटर का मतलब -1 से लेके इन्फिनिटी, -1 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव साइड चला जाएगा ना, और -1 इक्वल है तो यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल, और ये तब तो ये आंसर होता अगर यहाँ मॉडुलस नहीं लगा होता। बट क्वेश्चन में देखो यहाँ मॉडुलस लगा है, तो मॉडुलस की इनइक्वालिटी के जो रूल्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। मॉडुलस इनइक्वालिटी में बहुत रूल होते हैं, तो आपको मेन रूल मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। तो जब भी कोई मॉडुलस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नेगेटिव नंबर होता है तो उसका आंसर क्या आता है, तो रूल्स देख लीजिए पहले आप। तो देखो पहला रूल तो मॉडुलस इनइक्वालिटी का होता है कि अगर कोई मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस कोई भी प्लस नंबर के होता है, यानी ए पॉजिटिव होना चाहिए, लाइक मॉडुलस एक्स अगर मान लो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, 5 की जगह ए लिख दिया यहाँ पे, और ये कैसा होना चाहिए, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर कोई भी मॉडुलस पॉजिटिव नंबर से बड़ा है या उसके इक्वल है तो ये नंबर लाइन आप याद कर लेना, -∞ से +∞। अब इसमें हमें इसको 2 इंटरवल में ब्रेक करना है, तो एक माइनस है और एक प्लस है ना। जैसे आपने मॉडुलस एक्स के लिए ये ऐसे बनाते होंगे कि एक्स अगर लेस देन, ये x है तो अगर ये लेस देन 0 है तो आप -x आंसर लिखते हो, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आंसर इस मॉडुलस का कैसा आता है, प्लस में आता है, ऐसे लिखते हो ना। तो अगर x लेस देन, मतलब अगर यहाँ 0 होता, अभी यहाँ पे तो अभी यहाँ तो a है, अभी अगर ये 0 होता तो यानी कि हम क्या करते, ये नेगेटिव भी बनाते हैं और पॉजिटिव भी, ऐसे ये नेगेटिव ए से ए के बीच में जाता है। तो ये नंबर लाइन को आप याद कर लेना, जब भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन होंगे तो ये नंबर लाइन पूरी -∞ से इन्फिनिटी -a से ए पे ब्रेक होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर होगा ना। अब वो नंबर मैंने यहाँ पे जैसे 5 ले लिया, तो ये नंबर लाइन -∞ से +∞ में -5 पे भी ब्रेक होगी और +5 पे भी ब्रेक होगी, ठीक है। ऐसे जो भी ए होगा यहाँ पे उसका नेगेटिव और उसके पॉजिटिव पे ब्रेक हो जाती है ये। अब अगर ये पॉजिटिव है ये नंबर, तो ये जो आंसर मिलेगा ना मुझे इस वाले प्रॉपर्टी का, वो मुझे यहाँ से यहाँ तक का आंसर मिलेगा, इस पर टिक कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक का आंसर मिलेगा। ये जो -a से का आंसर है वो नहीं होगा इस वाले का, इस वाले केस का। तो ये केसेस आपको याद करने पड़ेंगे। अगर कोई मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू या इक्वल ना भी हो, तो इक्वल नहीं होगा तो यहाँ क्लोज नहीं लगेगा, ओपन वाला ब्रैकेट लगेगा। अभी तो मैंने इक्वल लगाया तो इसलिए मैंने ये क्लोज किया है ना, इसको क्लोज किया, अदरवाइज मैं इसे ओपन करूँगी अगर यहाँ इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर इस वाले केस में मुझे मिलेगा -a से -∞ और +a से इन्फिनिटी, और दोनों का यूनियन। ये वाला आंसर ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। यानी कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा वाला होता तो मेरा आंसर क्या होता है, -5 से -∞, इसमें -5 अगर इक्वल लगा होता तो ओपन क्लोज इंटरवल लगेगा, अदरवाइज ओपन लगेगा, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। 5 इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। अगर यहाँ इक्वल ना लगा हो तो ये ओपन ब्रैकेट लगता है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आंसर मिलता।
ठीक है, अगर ये वाला केस होता। तो पहला केस समझ आ गया। दूसरे केस में अगर ये मॉडुलस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू प्लस ए हुआ, प्लस ए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो अगर ये लेस हुआ ना, मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस ए, तो यहाँ पे मेरे को आंसर ये वाला मिलेगा। ये वाला आंसर तो ग्रेटर वाले का था, लेकिन कंडीशन क्या होगी, ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आंसर मिलेगा। अगर यहाँ भी इक्वल है तो ये क्लोज इंटरवल बनाना, अगर इक्वल नहीं होगा तो ओपन इंटरवल बनाना। ठीक है, तो तब मेरा आंसर, जैसे मान लो मॉडुलस एक्स लेस देन 5 होता, तो मेरे को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -5 और +5, तो मेरे को कहाँ से कहाँ तक लेना होता, -5 से +5 तक। और यहाँ ओपन इक्वल है तो क्लोज इंटरवल, ओपन होता तो छोटा वाला ब्रैकेट, तब ये आंसर आता। एक्स मेरा ये होता। ठीक है, तो मॉडुलस एक्स लेस देन 5 का मतलब एक्स 5 नहीं है, एक्स ये है। ठीक है, तो इस केस में मेरा एक्स माइनस ए से, ये डिपेंड करेगा क्लोज इंटरवल लगाए कि ओपन, ये इक्वल लगाए कि नहीं लगा। उसके बाद तीसरा केस होता है अगर मॉडुलस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू ए हुआ, मॉडुलस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू ए हुआ। अब देखो यहाँ भी ए है, बट ए कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। लाइक मैंने अगर ले लिया मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू -3, मान लो ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कोई भी मॉडुलस एक्स आपको हमेशा कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है ना। जब भी मॉडुलस एक्स को आप सॉल्व करते हो, चाहे वो -5 को सॉल्व करो तब भी आपको +5 मिलता है, चाहे आप +5 को बाहर लेके आओ तब भी +5 मिलता है। तो मॉडुलस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से छोटा हो सकता है? तो ये पॉजिटिव मिलता है, जबकि ये तो नेगेटिव है ए। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मॉडुलस एक्स लेस देन -3 है, तो यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कभी छोटा होएगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तब एक्स एक फाई सेट होता, खाली सेट, यानी कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये तीसरा केस है। चौथा केस क्या है? चौथा केस है अगर मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन एंड ए, बट ए कैसा होना चाहिए आपकी बार, नेगेटिव। लाइक एग्जाम्पल दे देती हूँ, मॉडुलस एक्स अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अभी मैंने बताया ये हमेशा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है, तो ये ऑलवेज पॉसिबल है। जैसे वो नॉट पॉसिबल था, ये ऑलवेज पॉसिबल होता है। तो पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव से बड़ा होता है, तो यानी कि एक्स तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब खाली थोड़ी ना होगा, अब तो एक्स कोई भी रियल नंबर होगा, यानी कि एक्स उस टाइम पे पूरा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में जो केस है वो बताओ कौन सा वाला केस है, कि जो भी एक्स मॉडुलस के अंदर है x-2, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो ये वाला फोर्थ केस है। कौन सा केस है ये, कि जो भी मॉडुलस के अंदर x हो, चाहे x-4 हो, कुछ भी हो, वो अगर किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा हो, ये नेगेटिव है ना, ए केस फोर्थ। तो अगर मॉडुलस एक्स या एक्स के मॉडुलस एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं x-4, किसी नेगेटिव नंबर के, ये वाला केस से बड़ा हो, तो x उस टाइम पे क्या होता है, एनी रियल नंबर। तो ये फोर्थ केस बन रहा है, यानी कि तो ये तीनों केस आपको समझ आ गए होंगे। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, तो वो केसेस लगाने होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे किए हुए, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, एनुअल एग्जाम में भी, मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर्स में भी। तो यहाँ पे ये वाला केस फोर्थ केस है, यानी कि आंसर क्या होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ये वाला केस कौन सा है, फोर्थ केस है ना। फोर्थ केस में एक्स एनी रियल नंबर होता है, यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11th पे। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन वेरिएबल एक्स इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। एक्स जो लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आपको नंबर लाइन पे दिखा रखा है। देखो ये शेडिंग जो शेडेड है पूरी नंबर लाइन में, शेडिंग कहाँ पे हो रही है, 2 से लेके 4 में हो रही है ना, डार्क हो रहा है लाइन। तो 2 से 4 इसका आंसर है। 2 से 4 तक कोई भी नंबर ले सकते हो एक्स में। एक्स का आंसर क्या है, 2 4 नहीं है, 2 से 4 पूरा है। तो 2 से 4 पूरा है, तो इसको मैं सेट में नहीं लिखूंगी, इसको मैं इंटरवल में लिखूंगी। और इंटरवल में भी ओपन और क्लोज का साइन लगेगा। देखो 2 पे जो डॉट है वो डार्क है, और 4 पे जो डॉट है वो कैसा है, डार्क नहीं है। तो 2 क्लोज इंटरवल पे आएगा और 4 जो है ओपन इंटरवल पे आएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, शेडिंग यहाँ पे हुई है और 2 पे डार्क डॉट है और यहाँ पे डार्क डॉट नहीं है। तो 2 से 4 पूरा लेना है, बट 2 तो इंक्लूडेड है, बट 4 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, तो ये वाला इंटरवल आना चाहिए। तो ब्रैकेट्स का बहुत रोल है। आपको अगर ब्रैकेट गलत लगी होगी ना तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 2 पे क्लोज होना चाहिए और 4 पे ओपन होना चाहिए। तो ये बी ऑप्शन में आंसर है।
आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे इंटरवल्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में आपका सेट वाला क्वेश्चन है। अब ये सेट में ए सेट का आपको कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। सिंबल फॉर्म में जब भी दिया जाता है ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एंड बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। एंड आपको फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैं ए और बी सेट जो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, पहले मैं इसको किस में लाऊंगी, रोस्टर फॉर्म में लाऊंगी, एंड देन फिर मैं इजीली इसको निकाल सकती हूँ। तो देखो ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है, एन मतलब नेचुरल नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है। तो देखो नेचुरल नंबर तो सबको पता है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके एंड तक होते हैं नेचुरल नंबर। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है, लेकिन एक्स की वैल्यू 2 से कम है। तो 2 से कम में तो कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, 2 से कम का मतलब सिर्फ 1 ही तो आएगा इसके अंदर, यानी रोस्टर फॉर्म में ए को लिया तो मैंने 1 आया। फिर बी मेरे को बोला एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से 5 के बीच में है ना, 1 से 5 के बीच में है। तो 1 से 5 के बीच में देखो, 1 से अगर मैं 5 तक लिखूं तो 1 से 5 के बीच में वैसे तो 1 2 3 4 5 पूरे आ रहे थे, बट 1 और 5 देखो इक्वल नहीं लगा ना 1 और 5 पे, तो यानी 1 और 5 नहीं लेने, आपको सिर्फ इसके अंदर के नंबर लेने हैं। तो नेचुरल भी होने चाहिए और 1 से 5 के अंदर होने चाहिए, 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। अगर इंक्लूडेड होता तो यहाँ इक्वल का साइन होता, अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो 1 इंक्लूडेड होता, अगर यहाँ भी इक्वल का साइन होता तो 5 भी इंक्लूडेड होता। तो अभी तो 2 3 4 5 2 3 4 लेने हैं आपको, यानी बी मैंने बी की रोस्टर फॉर्म बनाई 2 3 4, ए की रोस्टर फॉर्म बनाई 1। इसके बाद अब आपको ए और बी मिल गए। अब ए और बी का क्या करना है, ए और बी का आपको ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सी तो आपको डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में दिया है 3 5, तो मुझे तीनों सेट मिल गए रोस्टर फॉर्म में। ए का अंदर 1 है, बी के अंदर 2 3 4 है और सी के अंदर 3 5 है। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी तो निकालना है। पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगी। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब तो आपको समझ आ गया, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। बी और सी में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन देखो 2 3 4 और 3 5 में 3 ही तो दोनों में आ रहा है, तो 3 कॉमन है, यानी कि ए बी इंटरसेक्शन सी आपका 3 का एक सेट है। Here's what I found on the web. अब आपको जब बी इंटरसेक्शन सी मिल गया 3, अब आपको ए के साथ इसको मल्टीप्लाई मिलाना है। मल्टीप्लाई का मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, तो ए पहले और 3 बाद में। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, तो 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। तो और मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा आपको, जैसे ए और बी ऑर्डर्ड पेयर मान लो किससे मल्टीप्लाई हो रहे होते, मान लो इस एक के अंदर ए और बी होता, दूसरे के सेट के अंदर 1 2 होता, तो ऑर्डर तब आप ये ए है ये बी है, तो ए इंटू बी कैसे बनाते, पहले ए के नंबर ए के साथ इसका 1 लेते, ये ऑर्डर पेयर, फिर ए के साथ इसका 2 लेते। ए पहले है तो ए के जो एलिमेंट है वो पहले आएगा और इसका फिर ये वाला पहले ए का ऑर्डर पेयर 1 के साथ भी बनेगा, फिर ए का 2 के साथ भी। सेम ऐसे इसके बी का इसके 1 के साथ ऑर्डर पेयर और इसके बी का इसके 2 के साथ। तो ये जो ऑर्डर पेयर का एक सेट आता है ये एक रिलेशन होता है। क्या होता है, ये एक रिलेशन। तो यहाँ तो सिंगल, इसमें भी 1 एलिमेंट है, इसमें भी, तो इसका 1 पहले आएगा, इसका 3, तो ये ऑर्डर पेयर एक ही बनेगा इसमें। तो 1 3 ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, 1 3 का ऑर्डर पेयर का सेट। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है इनमें से। तो देखो ए माइनस बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको मैं ना क्या करूँगी, वेन डायग्राम से चेक कर लूँगी कैसे करना है। तो देखो ए माइनस बी अगर वेन डायग्राम आपको आता है, ए और बी पूरे एक ग्रुप में ए और बी 2 सेट है, ए सेट और बी सेट। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल ए और बी को अलग लिखती हूँ। तो अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, जब कुछ कॉमन ना हो तो इंटरसेक्शन 0 होता है ना। ये इनमें ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं किए तो ये इंटरसेक्शन भी 0 है, यानी ए और बी कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है। ए और बी कैसे सेट है, ये डिसजॉइंट सेट है। बट अगर ए और बी में मान लो कुछ कॉमन होता, ए और बी, ये ए और बी में ओवरलैपिंग हो गई, यानी कि ए ये पूरा और बी ये पूरा, ए के अंदर कुछ बी वाले भी आ गए और बी के अंदर कुछ ए वाले भी आ गए। तो ये जो कॉमन पार्ट आया ना दोनों में, ये इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। और ए माइनस बी किसको कहेंगे, ए में जो बी वाला पार्ट है, मान लो ये ए सेट था, ये ए सेट था, है ना। तो इस ए सेट के अंदर बी का कुछ पार्ट आया ना, ये वाला पार्ट आया है ना, ए के अंदर बी का कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला। दोबारा से, ए ये है, ये बी है। अब ए तो ये पूरा था बट इसके अंदर थोड़ा सा बी भी आया,
तो a माइनस बी कैसे निकालूं? a माइनस बी निकालने के लिए मेरे को ये जो b वाला पार्ट है उसे हटाना पड़ेगा। तो a वाला सिर्फ इतना है, ओनली a जिसको कहूँगी, ये ओनली a है, ठीक है। तो अगर a माइनस बी, ये a माइनस बी का डायग्राम होता है, तो a माइनस बी तो सिर्फ इतना था, इतना, बट उसको a इंटरसेक्शन b भी लेना है उसके अंदर, तो ये भी लेना है। तो a माइनस बी में ये a माइनस बी इतना था जिसमें b वाला नहीं लिया था, बट a इंटरसेक्शन b तो ये है, तो ये पूरा लूँगी तो a पूरा आ जाएगा ना, ओनली a थोड़ी ना आएगा, फिर तो a पूरा आ जाएगा। तो a है इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे हमें ये वेन डायग्राम को करना होता है। तो a इंटरसेक्शन b वेन डायग्राम में ये होता है, a माइनस बी, a में b वाला हटा दो तो ये होता है। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगी तो a पूरा मिल जाएगा। तो आंसर a ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, और आपको ए माइनस बी सेट नहीं बनाना, इसके नंबर पूछे कितने हैं। तो ए माइनस बी तो आप बना ही लोगे। मैं देखो ए सेट क्या है, 2 4 6 8, यानी कि इवन नंबर आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं, 20 तक। और बी सेट में देखो 8 10 12, ये भी इवन नंबर ही आए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें इवन नंबर नहीं है। 8 10 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ही आ रहे हैं, 8 10 12 कॉन्जिक्यूटिव है ना, 8 10 12, 12 के बाद 14 आया होगा, ऐसे करके 22 तक। अब देखो ए माइनस बी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ए वाले तो पूरे लूँगी, बस इसमें बी वाले जो आए उसे हटा दूंगी। तो देखो ए तो ये पूरा लेना है हमें। अब बी वाले कौन कौन से, 8 से स्टार्ट थे ना बी वाले, 8 10 12, तो 8 से शुरू हुए, तो 8 भी आया होगा इस बी में, 10 भी आया होगा, 12 भी आया होगा, और 20 भी तो आया होगा इसमें। देखो यहाँ 20 होगा ना, यहाँ पे अगर 22 लिखा है तो 20 भी होगा ही, तो 20 वाला भी हटाना पड़ेगा। तो ए में जो बी वाले आए, बी वाले कहाँ से कहाँ तक आए होंगे, 8 से लेके 20 तक आए होंगे, क्योंकि इसमें 8 से 10 12 22 भी था, बट यहाँ तो 20 तक है। तो 8 से लेके 20 तक बी वाले है ना इसके अंदर, तो ये 8 से 20 तक हटा दो, तो ये सिर्फ क्या बचेंगे, 2 4 6 बचेंगे। अगर मेरे को सिर्फ ये सेट निकालना होता ए माइनस बी, तो मैं सेट बना के दिखा देती 2 4 6, बट मुझे ये नहीं निकालना, मुझे इसके नंबर पूछे हैं। तो इसमें कितने नंबर आए, 1 2 3, तो ये कितने आए, 3 आए। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगर ये पूछा जाता तब ये लिखते, बट अगर नंबर पूछिए तो इसके नंबर काउंट करके लिख दोगे। तो 3 आंसर है इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ x इज अ नेचुरल नंबर और 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2x क्या है। तो ये तो बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी, इसमें तो मॉडुलस भी नहीं लगा हुआ, तो ये तो सिंपल से इनइक्वालिटी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, x के लिए जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो ना वैसे ही सॉल्व करो। अच्छा x पे देखो माइनस का साइन है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कि x पे अगर नेगेटिव है इनइक्वालिटी पे, तो आपको मल्टीप्लाई, x के नेगेटिव को हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे -1 से, है ना, क्योंकि x का नेगेटिव हटाना है, x में नेगेटिव मल्टीप्लाई में है, तो ये हटाने के लिए मुझे -1 से इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 5 तो माइनस का हो जाएगा और x प्लस का हो जाएगा, और ये जब इससे करूँगी तो ये -2 हो जाएगा। और जब भी मल्टीप्लाई करते किसी इनइक्वालिटी को, ये इनइक्वालिटी का साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, ये मैंने एग्जाम्पल दे के समझाया था आपको, ठीक है। तो अब x निकालना, x निकालो, सिंपल कैसे करोगे, अब -5 है तो ये +5 हो जाएगा इस साइड जाके, फिर माइनस प्लस माइनस कर दो, साइन बढ़ेगा प्लस का, x की वैल्यू <3, और x साथ में क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है x क्या होना चाहिए, x एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, ये भी बोला है। तो x <3 बोलते, सिर्फ x <3 बोलते, तब तो आंसर 3 से लेस का मतलब 3 से -∞ आता आंसर, है ना। अगर 3 से लेस बोला तो इस साइड जाते ना, तब आपका आंसर ये होता अगर सिर्फ ये <3 बोलते। बट क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा फिर आंसर। x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 3 से लेस वाले कौन से, 2 ही तो नेचुरल नंबर है, 1 और 2। तो अब 1 और 2 तो 2 ही नंबर है ना नेचुरल, तो आपको इसको ब्रैकेट में नहीं लेना, इसको जब सिर्फ 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, तो आपको ब्रैकेट नहीं लगानी होती, तब आपको ये सेट बनाना होता है। और अगर पूरे 3 से -∞ पे सारे नंबर होते, यानी x <3 बोलते, नेचुरल ना बोल के रियल नंबर बोलते, तब आपको पूरे ये सारे नंबर लेने होते हैं। तो सारे नंबर के लिए फिर हम इंटरवल का यूज़ करते हैं।
इंटरवल का। अब 3 पे इक्वल नहीं होता तो ये 3 पे ओपन, अगर इक्वल होता तो 3 पे क्लोज ब्रैकेट लग जाता, है ना। तो अगर ये रियल होता तो ये आंसर होता, बट ये नेचुरल है तो ये दो ही नंबर मिलेंगे ना, 3 से लेस वाले नेचुरल नंबर 1 और 2 ही तो मिलेंगे, तो 1 और 2 दो ही नंबर है ना, 1 से 2 सारे थोड़ी ना है, तो इसलिए इसको सेट में लगाना। तो आंसर डी ऑप्शन है, 1 से 2 डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्वेश्चन है। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो आयोटा को पहले आप सिंप्लीफाई करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक रियल और एक इमेजिनरी, है ना, इसमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, ये आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, और जब आयोटा का स्क्वायर करते हो तो ये आपको +1 मिल जाता है। और इसकी इक्वेशन भी याद रखा करो, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कई बार एक नंबर में पूछते हैं पेपर में। तो आयोटा किस इक्वेशन से निकल के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, ये आप याद करना। और आयोटा 4 की वैल्यू +1 होती है। फिर उसके बाद आयोटा 8 की वैल्यू भी +1 आएगी। आयोटा 4, आयोटा 8, आयोटा 12, यानी कि जितने भी आपके 4 के मल्टीपल्स वाली पावर होंगी उनका आंसर 1 मिलेगा आपको। आयोटा पे अगर 4 के मल्टीपल्स वाली पावर है तो उसका आंसर 1 मिलता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए। अब इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तभी एक्स वाई निकलेंगे हमारे। तो देखो 1 प्लस आयोटा पे 4 पावर है, 4 पावर तो हमें सॉल्व करनी आएगी नहीं, तो हम पहले इसको ना 4 को ऐसे 2 × 2 मतलब 2 पावर तो हम खोल सकते हैं ना, तो हमने इसे स्प्लिट कर लिया, 2 × 2 = 4, 4 को हमने ऐसे 2 और 2 कर लिया। अब पावर 2 आपको खोलना था, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b क्या है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 = 2 और साथ में आयोटा, और फिर ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब आयोटा स्क्वायर मैंने आपको बताया था कितना होता है, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो -1 से ये +1 कट जाएगा। अब ये 2 आयोटा बचेगा, 2 आयोटा पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे भी और इस पे भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर फिर से रख दो, -1 होता है, तो 4 × -1 -4 हो जाएगा। और फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको इसके इक्वल रख दो। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो उसका रियल वाला इसके रियल वाले के इक्वल करो, और इसका इमेजिनरी वाला इसके इमेजिनरी के इक्वल करो। एक्स रियल है ना, तो इसका रियल हमारे को दिख रहा है -4 है, तो रियल वाला रियल के इक्वल कर दिया, x -4। यहाँ पे इमेजिनरी पे y, बट यहाँ पे इमेजिनरी में कुछ भी नहीं है तो y 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ 2 आयोटा होता तो y 2 होता, या -2 आयोटा होता तो y -2 होता, बट यहाँ आयोटा वाली कोई टर्म ही नहीं बची, तो y कितना होगा, 0। अब x और y निकल गया, और निकालना क्या है क्वेश्चन में आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए x की वैल्यू -4 का स्क्वायर, y तो 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 बन जाएगा, तो -4 का स्क्वायर 16 आंसर है, ऑप्शन डी 16 आंसर है। ऐसे ही डिटेल्ड सॉल्यूशंस के लिए, डिटेल्ड वीडियो के लिए, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के लिए आपको प्लेलिस्ट को चेक करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, मिड टर्म की प्रिपरेशन करने के लिए भी और अपनी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, आप चेक ज़रूर कीजिएगा, और सिर्फ देखना नहीं है, कर करके देखना। अगर 5 से 7 क्वेश्चन पेपर कर लोगे आप तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से उसे करना है। चलिए क्वेश्चन 17 को देखते हैं। x दिया है आपको 2 cos स्क्वायर 15 - 1, एंड y दिया है 1 - tan स्क्वायर 15/1 + tan स्क्वायर 15। आपको x + y निकालना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उसकी आइडेंटिटीज आनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी देखो, पहली वाली तो जो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये होता है cos 2 थीटा। ये आइडेंटिटी बन रही है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos 2 और थीटा क्या है यहाँ पे देखो 15 डिग्री का, cos 2 थीटा की जगह कितना रखोगे, थीटा कितना है 15, तो 15 डिग्री है। तो 15 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 थीटा है तो 2 थीटा मतलब मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 बाहर होता, ये 2 बाहर है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। अब ये 2 इसके साथ ही आ गया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की जगह कितना 15, 15 दूनी 30। cos 30 की वैल्यू तो सबको पता होगी, √3/2 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक 10th चैप्टर में कही होगी, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। सेम ऐसी y को भी देखो 1 - tan स्क्वायर 15, 1 + tan स्क्वायर 15। अब ये भी एक आइडेंटिटी है, 1 - tan स्क्वायर थीटा
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी भी cos 2 थीटा ही होती है, तो ये आइडेंटिटी भी cos 2 थीटा होती है। तो इसको cos 2, इसका थीटा भी 15 डिग्री है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो cos 30, ये उतना ही आ जाएगा जितना ही आया है। अब मेरे को x और y मिल गए, मेरे को क्वेश्चन में x प्लस वाई निकालना है, तो x भी √3/2 आया, y भी √3/2 आया, इनको प्लस किया तो ये नीचे सेम है तो एक बार लिख दो, जब नीचे सेम हो तो एज इट इज़ लिख दो इनको, √3 जुड़ के कितना हो जाएगा 2√3, और 2 से 2 कट के √3 आंसर आ जाएगा, √3 ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, थीटा 135 a पाई बाई बी रेडियन, ये देखो ये जो थीटा है यहाँ डिग्री में और यहाँ ये रेडियन में है, आपको ए और बी बोला को प्राइम है, ए और बी की प्लस की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है कि ये डिग्री में तो ये रेडियन में, तो इस डिग्री को भी रेडियन में बदल दो ताकि इसको इक्वेट कर सको। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थीटा आपको यहाँ डिग्री में जबकि यहाँ रेडियन में है, तो आप इस डिग्री वाले को रेडियन में कैसे बदलते हो, आपको याद होना चाहिए 360 डिग्री पे 2 पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री कितना होता है 2 पाई रेडियन होता है। तो अगर 1 रेडियन बोले तो 360/2 पाई, अगर 1 रेडियन निकालना है तो ये 2 पाई यहाँ डिवाइड हो गया, यानी रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो इससे मल्टीप्लाई किया करो, बट अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो फिर से इसको देखो, अभी मैंने बताया गया 360 डिग्री में कितना होता है 2 पाई रेडियन, मेरे को तो डिग्री को रेडियन में लाना है ना, ये रेडियन में दिया है तो इस डिग्री को रेडियन में लाना है, तो मेरे को पता है 362 पाई रेडियन होता है। तो अगर मेरे को 1 डिग्री पे निकालना है तो कितना होगा, 1 डिग्री निकालना है, यहाँ से यूनिटरी लगा रही हूँ तो 360 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो ये इससे मल्टीप्लाई किया करो, और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो, रेडियन को बदलना होता तो इससे मल्टीप्लाई करती, अभी मैं डिग्री को बदल रही हूँ तो इससे मल्टीप्लाई करूँगी। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 2 पाई बाई 360 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रेडियन में आ गया। अब ये रेडियन और ये भी रेडियन, ये भी रेडियन में है और ये भी रेडियन में है, तो पाई से पाई कट जाएगा और इसे थोड़ा कैंसिल वैंसिल करके देखोगे ये 3/4 बचेगा। 3/4 अगर a बाई बी है तो a 3 है और b 4 है ना। और आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, आपको a प्लस बी निकालना है, क्या निकालना है a प्लस बी निकालना है, तो a 3 आया b 4 आया तो 7 आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 7, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो आपको डिग्री को रेडियन में बदलना आना चाहिए। चलिए एजर्शन रीजन और देखेंगे। एजर्शन है ए लेटर HICP अगर एक रॉ में अरेंज कर दिए जाए जितने भी तरीके से विद और विदाउट मीनिंग, तो जो चिप जो अगर डिक्शनरी वाइज तो चिप क्या फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको जब भी डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ना पहले इन लेटर्स को ना डिक्शनरी वाइज अरेंज करना पड़ेगा। तो HICP में सबसे पहले डिक्शनरी में C वर्ड आता है, पहले सबसे पहले तो C आएगा, फिर H आएगा, फिर I आएगा, फिर P, यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है C आता है, फिर H आता है, फिर I आता है, फिर P आता है। अब देखो जब सबसे पहले यही वाला अरेंज हुआ है तो यही तो चिप बन गया, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे ही तो आएगा, है ना। तो एजर्शन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि डिक्शनरी वाइज ये ही सबसे पहले बन रहा है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो यस एजर्शन ठीक है आपका। और रीज़न कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को ऑल एट टाइम तो 4C4 होता है, नहीं अरेंजिंग जब हम करते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं ली जाती, परमुटेशन ली जाती है। तो यहाँ तो कॉम्बिनेशन बोला है, कॉम्बिनेशन तो सिलेक्शन के लिए ली जाती है, तो रीज़न आपका गलत है, एजर्शन सही है। और जब एजर्शन सही हो रीज़न गलत हो तो C ऑप्शन आंसर होता है, ऑप्शन C इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एजर्शन है द रेंज ऑफ फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या माइनस रूट से √2 होती है। तो देखो यहाँ पे आपने क्वेश्चन में सिर्फ साइन एक्स वाली रेंज पढ़ी होगी या कॉस एक्स वाली रेंज पढ़ी होगी अपने एनसीईआरटी के अंदर, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग सा आया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसा ही क्वेश्चन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में भी आता है, तो मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगर जस्ट क्वेश्चन में साइन एक्स होता तो उसकी रेंज क्या होती है। देखो जब भी कोई सिर्फ साइन एक्स होता, अगर मान लो सिर्फ साइन एक्स होता तो उसकी रेंज, साइन एक्स का आपको डोमेन तो सबको आता होगा, एक्स का एक्स मतलब डोमेन का था, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, एक्स की वैल्यू तो साइन एक्स में एनी रियल नंबर होती है, ठीक है। साइन एक्स में एक्स डोमेन जो होता है एनी रियल नंबर होता है, बट जो रेंज होती है, रेंज का मतलब वाई, अगर साइन एक्स के लिए डोमेन पूछे तो एनी रियल नंबर, बट रेंज जो होती है इसकी -1 से +1
इंक्लूडेड, -1 से +1, ठीक है। ये इसकी रेंज होती है साइन एक्स के लिए। सेम यही कॉस एक्स के लिए भी होता है, सेम यही कॉस एक्स के लिए भी होता है। एक्स एनी रियल नंबर ले सकते हो, रेंज इसकी भी -1 से 1 आती है। तो अगर सिर्फ साइन एक्स का पूछते तो रेंज क्या आती है, -1 से 1। कॉस एक्स का पूछते तो भी रेंज -1 से 1 और डोमेन रियल नंबर। बट आपको क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के लिए पूछ लिया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के लिए अगर मेरे को रेंज निकालनी है तो एफ एक्स का मतलब रेंज ही होता है, एफ एक्स का मतलब वाई होता है ना, और वाई का मतलब रेंज होता है, तो वाई या एफ एक्स सेम होता है। तो वाई अगर निकालना है मेरे को, तो इसको ना मुझे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं बता देती हूँ। वैसे इतना लंबा करना नहीं है, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी अभी आपको। तो फिलहाल मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे मैं इसकी रेंज निकालूंगी। तो मेरे को पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये साइन एक्स और कॉस एक्स दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। मैं या तो इसको पूरा साइन एक्स में लाऊं या पूरा कॉस एक्स में लाऊं। तो इसको मुझे ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि पूरा ना साइन एक्स में आ जाए, ठीक है। तो कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी साइन के साथ कॉस प्लस में या माइनस में होता है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √2 को ना मैं क्या करूँगी, बाहर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करूँगी, मतलब मल्टीप्लाई में भी लूँगी, मल्टीप्लाई में भी लूँगी और डिवाइड में भी लूँगी। यानी √2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और √2 से मैंने डिवाइड भी किया। जब मैं सेम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना किया है। तो √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, उसे तो मैंने बाहर निकाल लिया, और जो √2 से डिवाइड किया है वो इसके साथ भी डिवाइड किया और इसके साथ भी। तो डिवाइड का मतलब 1/√2 आ गया ना। √2 होता तो मल्टीप्लाई करती तो ऊपर आता, अभी मैंने डिवाइड किया तो 1/√2 लिख दिया। तो इसको भी 1/√2 से डिवाइड किया तो साइन एक्स बाय 1/√2, कॉस एक्स 1/√2। उसके बाद अब आपको देखो 1/√2 साइन एक्स, 1/√2 कॉस एक्स। 1/√2 को आपको आइडेंटिटी अगर बनानी है, साइन एक्स के साथ कॉस एक्स आना चाहिए ना, साइन एक्स के साथ कॉस वाई। तो ये 1/√2 को कॉस की टर्म में चेंज करो। तो 1/√2 कब होता है, जब कॉस 5/4, कॉस 45 होता है। तो 1/√2 की जगह मैंने कॉस 45 लिख दिया। सेम ऐसी फिर क्या होता है आइडेंटिटी में, देखो आइडेंटिटी क्या बनती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही वाली आइडेंटिटी होती है ना। इस आइडेंटिटी में साइन ए के साथ कॉस बी, कॉस ए के साथ साइन बी होता है। तो ये आइडेंटिटी होती है हमारी साइन ए प्लस बी। और अगर यहाँ माइनस होता है तो फिर ये ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है। अगर यहाँ माइनस होता ना तो यहाँ माइनस लगता, तो ये ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाती। तो मैंने क्या किया, साइन ए तो था मेरे पास, इसको कॉस बी बनाया तो कॉस 5/4 लिख दिया इसकी जगह। फिर इसको फिर से मेरे को साइन, अब मुझे कॉस तो दिया हुआ है कॉस ए, तो मुझे इसे साइन बी बनाने के लिए इसको भी 1/√2 कब होता है, जब साइन 45 होता है। तो इससे मेरी आइडेंटिटी बन गई, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ए क्या है एक्स और बी क्या है 5/4। तो जब भी ऐसा हो ना तो इसे सिंप्लीफाई करते वक्त हम ऐसे ही करते हैं, ये याद रखा करो। और ये √2 तो एक्स्ट्रा था, ये बाहर ऐसे ही रहेगा। तो जब भी आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या माइनस भी दिखे तब आपको ये आइडेंटिटी बनानी। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ बस माइनस लग जाता, तो ये बन जाता है। इसको याद रखना, आप बहुत जगह पे ये यूज़ होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन में साइन थीटा की तो पता होती है, साइन थीटा -1 से 1, बट मेरे को तो इस एफ एक्स की निकालनी है, इस एफ एक्स की निकालनी है ना। तो मेरे को एफ एक्स में मैंने सिंप्लीफाई करके इसके बराबर कर दिया, तो एफ एक्स मेरा अब ये हो गया है। तो इसके लिए निकालनी है मेरे को रेंज। तो मेरे को साइन थीटा के लिए तो पता है -1 से 1, बट मेरा थीटा अब क्या हो गया है, एक्स प्लस, मेरे को तो थीटा की जगह एक्स प्लस 5/4 लेना है ना। तो मैंने साइन थीटा की जगह क्या ले लिया, ये ले लिया। तो ये भी साइन थीटा ही है, साइन थीटा की रेंज क्या है -1 से 1। बट मेरे क्वेश्चन में एफ एक्स में √2 भी है साथ में, तो मेरे को √2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई करना तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी। इधर √2 -1 से मल्टीप्लाई करके -√2 हो जाएगा, और इधर करूँगी तो ये +√2 हो जाएगा। तो यानी ये पूरा मेरा एफ एक्स ही तो बन गया, ये सॉल्व करके एफ एक्स मेरा यही तो आया था। तो ये पूरा क्या बन गया, मेरा एफ एक्स बन गया। मुझे सिर्फ साइन थीटा के लिए पता थी, साइन थीटा ये था मेरा, तो इसके लिए मुझे पता थी। बट मेरे को साथ में √2 एफ एक्स बनाना है तो √2 भी लाना पड़ेगा, तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया, तो ये एफ एक्स बन गया। तो एफ एक्स के लिए क्या आ जाएगी रेंज, -√2 से √2। तो क्या आ गई इसकी रेंज, -√2 से +√2। और देखो इक्वल का साइन लगा है, तो यानी इंक्लूडेड है, ओपन नहीं है, क्लोज इंटरवल है। अब देखो ट्रिक समझ लो, इतना लंबा तो आप एग्जर्शन रीजन में करोगे नहीं, तो इसके लिए ट्रिक याद रखा करो। जब भी आपको रेंज इस टाइप के फंक्शन की पूछी जाए, a sin x प्लस b cos x, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, -√a² प्लस b² और से लेके √a² प्लस b²। अब a इस क्वेश्चन में 1 था और b भी 1 था, क्योंकि sin x प्लस cos x यानी a आगे कुछ नहीं है, 1 है, b भी 1 है।
तो मैंने इस फॉर्मूले में रखा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये -√2 हो जाएगा और ये +√2। तो ये आपकी इस क्वेश्चन की ट्रिक है। जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप में दिया होगा और उसके लिए रेंज पूछेंगे तो आप इस ट्रिक से इसकी रेंज निकाल सकते हो। रेंज मतलब y कहाँ से कहाँ तक है, -√a² + b² √a² + b²। तो a क्या है और b क्या है, 1 1 थे ना हमारे क्वेश्चन में, तो a और b 1 1 है, आगे कुछ नहीं है तो 1 1 है ना, तो यानी इसलिए इसका रेंज तो ये ट्रिक से है। अदरवाइज मैंने आपको करना सिखा दिया। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो ना रेंज वाला, तब आपको ऐसे करके इसे दिखाना पड़ेगा करके, अगर ये सब्जेक्टिव में होगा तो ट्रिक से ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कितनी आ गई इसकी, तो इसकी रेंज इन्होंने सही दी है -√2 से √2। लेकिन इन्होंने ही ना ओपन ब्रैकेट में दिए, तो इस हिसाब से तो गलत होना चाहिए। किसमें दिया इन्होंने, ओपन ब्रैकेट में, तो इस हिसाब से अगर मैं इस ओपन ब्रैकेट को देख रही हूँ तो फिर एजर्शन गलत होना चाहिए। अगर ये क्लोज ब्रैकेट होता तो फिर एजर्शन सही होता। ये ओपन ब्रैकेट बना रखे ना इन्होंने, जबकि आपको पता है साइन थीटा में -1 से 1 इंक्लूडेड होता है ना, तो इक्वल का साइन आता है। तो देखो यहाँ भी लगा रखा है ना इक्वल का साइन। तो यानी अगर मैं इस ओपन ब्रैकेट को देख रही हूँ तो इस हिसाब से एजर्शन गलत होना चाहिए। और रीज़न सही है, रीज़न देखो सही है। थीटा अगर आर है रियल, एनी रियल, तो फिर साइन थीटा -1 से 1 होता है, यही मैंने आपको समझाया था। तो रीज़न सही है। अगर ये यहाँ पे बाय मिस्टेक ओपन ब्रैकेट लगाया है तब तो एजर्शन सही होना चाहिए था, बट अगर ये ओपन ब्रैकेट ही है तो फिर एजर्शन गलत है, रीज़न सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एजर्शन गलत रीज़न सही। बाकी मेरे हिसाब से ये इनका क्लोज वाला ब्रैकेट है, तो इसलिए ये एजर्शन सही होना चाहिए। अगर ये क्योंकि मार्किंग स्कीम में ये ए ऑप्शन आ रहा है, तो यानी ये ओपन ब्रैकेट नहीं होगा, ये क्लोज ही होगा। तो एजर्शन सही, रीज़न भी सही, और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों ये रेंज आई है, क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 था, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये एक तरह से ब्रैकेट क्लोज ही है, बड़ी ब्रैकेट बनाई है ना इन्होंने, तो ये ब्रैकेट क्लोज मानी जाएगी। एजर्शन सही है, रीज़न सही है, और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए आंसर ए ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हमारे ये एजर्शन रीज़न कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो के कंसेप्ट किस किस बच्चों को अच्छी तरह से समझ आया है, इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उन्हें ज़रूर देखना ही नहीं है, सिर्फ करना भी है, नोटबुक पेन के साथ आपको लेके करना भी है उनको अपने आप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन बी को कवर करेंगे, उसको भी डिटेल से सीखेंगे, मॉडल्स कैसे किए जाते हैं सॉल्व, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कम से कम 500 लाइक्स तो मिलने चाहिए वीडियो में। उसके बाद मैं सेक्शन बी सी डी जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिटेल सोल्यूशन के साथ कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारे कंसेप्ट भी समझ आ जाएंगे।
और प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़रूर चेक कर लीजिए अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम में या फिर मिड टर्म में, तो उनको अच्छी तरह से समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो सारे मैंने बहुत डिटेल में समझा रखे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो में नए हो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, और लाइक तो कर देना, कम से कम 500 लाइक का टारगेट है, तो उसे आप कंप्लीट कीजिए। जल्दी जल्दी आपको इन सब के सोल्यूशंस मिल जाएंगे ताकि आपके मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में इन सब के सोल्यूशन मिलेंगे।